नमस्कार दोस्तों, अनुभवों से सीखने की इस मुहिम में आज हम मिलते हैं डॉक्टर अजीत सिंह से, जिनका बचपन से ही एक डॉक्टर बनने का सपना था और इस सपने को उन्होंने सच कर दिखाया। जी हाँ, जब लक्ष्य को हासिल करने का इरादा मजबूत हो और मेहनत करने की सच्ची लगन हो, तो उसे हासिल करना बेहद आसान हो जाता है। और यह बखूबी साबित कर दिखाया है डॉक्टर अजीत सिंह ने, जो कि वर्तमान में उदयपुर के पारस हेल्थ हॉस्पिटल में बतौर सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि इस पद पर पहुंचने के लिए इन्होंने खूब मेहनत की, संबंधित शिक्षा भी प्राप्त की और इस फील्ड से संबंधित ज्ञान भी अर्जित किया। दोस्तों, यह मानते हैं कि किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने से पहले उसके बारे में गहराई से जानना चाहिए और लाइफ में कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। जब आप किसी चीज को पूरे मन से सीखते हैं, तभी आप उस फील्ड में अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, युवाओं को इस प्रकार के सुझाव देते हुए उनका करियर मार्गदर्शन करने और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए ये आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए एक न्यूरोसर्जन के रूप में इनके कार्यों के बारे में और विस्तार से जानने के लिए अब हम सीधा मिलते हैं इनसे और सुनते हैं पूरी कहानी इनकी अपनी जुबानी। Hello everyone, I am Dr. Ajit Singh. I am neurosurgeon by profession and presently I am working with Paras Health Hospital and I have done my MBBS from Kerala and after that I have done my specialization in general surgery from Jodhpur and my apex degree of neurosurgery I obtained from All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. And after that I have been to various places before coming to the Udaipur and for last 10 years I am serving the region of Mewar, Udaipur. बचपन मेरा कई जगहों पर बीता क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे तो उनकी फ्रीक्वेंटली पोस्टिंग्स होती रही। तो मैं पठानकोट में रहा, मैं हरियाणा में रहा, अम्बाला में। फिर लास्ट में जब वो रिटायर हो गए तो मैं जयपुर में आके मैंने आगे की पढ़ाई करी। फ्रॉम 6th to 12th मैंने जयपुर में करी और मेरा बचपन वहीं पे बीता और केंद्रीय विद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई। और बचपन में कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई के साथ साथ मेरा रुख मेडिकल प्रोफेशन की तरफ होता गया। इसका कारण यही होता है कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप अपना अर्निंग्स तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आपको जो रेस्पेक्ट मिलता है और आप जो मानवता की सेवा कर सकते हैं वो मुझे नहीं लगता कि किसी और प्रोफेशन में कर सकते हैं। स्कूलिंग के दौरान जब भी हम पढ़ाई करते हैं और जब भी हम 10th में पहुंचते हैं तो हमें सब्जेक्ट्स चूज़ करने के लिए बोला जाता है। तो उस टाइम क्या होता है कि 10th और 12th में सिर्फ 2 ही प्रोफेशंस में नज़र जाती है। वन इज़ एज ए डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशन, एंड अनदर इज़ एज ए इंजीनियर। मोस्टली पेरेंट्स उनका भी झुकाव आपको डॉक्टर बनाने की तरफ रहता है। तो एक इनहेरेंट सोसाइटी आपको हमेशा मतलब मेरे हिसाब से पुश करती है कि आप डॉक्टर बनिए। उसके बाद में आप ऑल अराउंड देखते हैं क्योंकि आपके अंदर जज्बा होता है, आप यंग होते हैं तो आप में कुछ कर दिखाने की जुनून होता है। तब आप सोचते हैं कि एज ए डॉक्टर आप दुनिया के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ 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 मतलब लोगों की सेवा भी कर सकते हैं, लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं और अर्निंग्स भी अच्छी कर सकते हैं और आपका स्टेटस हमेशा सोसाइटी में अच्छे से अच्छा रहेगा। उसके अलावा आप देखते हैं कि जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं तो काफ़ी पेन में होते हैं लोग। आपको लगता है कि डॉक्टर्स की डेफिशिएंसी है, आपको लगता है कि हॉस्पिटल्स की डेफिशिएंसी है, आपको लगता है कि अच्छी जो मेडिकल
जो हॉस्पिटल्स की डेफिशिएंसी है, तो आपको ये कमी लगती है, तो आपको के मन में जागृति होती है कि चलिए अपन डॉक्टर बन के इसमें कुछ चेंज लाते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं पेशे से न्यूरोसर्जन हूँ और लोगों के मन में ये जिज्ञासा हमेशा रहती है कि न्यूरोसर्जन का क्या काम होता है, नॉर्मल सर्जन का क्या काम होता है, न्यूरोफिजिशियन का क्या काम होता है, कब न्यूरोसर्जन की ज़रूरत है, कब फिजिशियन की ज़रूरत है। इसको लेके कन्फ्यूजन हमेशा रहती है। न्यूरोसर्जन जैसे आप मतलब इस वर्ड को अगर आप देखेंगे, न्यूरो और सर्जन, न्यूरो मतलब रिलेटेड टू नर्व्स, तो जहाँ जहाँ बॉडी में नर्व्स हैं वहाँ वहाँ न्यूरोसर्जन की ज़रूरत पड़ सकती है और वो वहाँ की सर्जरी कर सकता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि न्यूरोसर्जन सिर्फ ब्रेन से डील करते हैं, क्योंकि उनका मतलब न्यूरोसर्जन से पहला जो अगर दिमाग में पिक्चर आती है कि ब्रेन, लेकिन न्यूरोसर्जन कैन वर्क एट एनी प्लेस वेयर देयर आर नर्व्स। तो फिर ब्रेन से अटैच्ड होती है स्पाइन, तो स्पाइन सर्जन्स भी अब न्यूरोसर्जन्स आर बिकमिंग स्पाइन सर्जन्स ऑल्सो। उसके अलावा पेरिफेरल नर्व्स जो स्पाइन से ब्रेन से निकल के आपके बॉडी में सप्लाई होती है, एक नेटवर्क होता है तार का जिसको अपन पेरिफेरल नर्व्स बोलते हैं, वहाँ पे भी अगर कोई ट्यूमर हो जाता है या कोई चोट लग जाती है या वो नसें कट जाती है तो उनकी रिपेयर भी एक न्यूरोसर्जन कर सकता है। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि न्यूरोसर्जन का मतलब यही है कि वो हर पेशेंट की सर्जरी करेगा। न्यूरोसर्जन दवाई से भी ट्रीटमेंट करते हैं और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ सर्जरी से भी उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे दिमाग की चोट है, चोट लगते ही दिमाग में ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होने से क्या होता है, अगर छोटी क्लॉट है तो इस तरह दवाइयाँ देते हैं कि वो ब्लीडिंग रुक जाती है और ब्लीडिंग सही हो जाती है। लेकिन कई बार अंदर क्लॉटिंग बहुत बड़ी होती है या अंदर से ब्लीडिंग चलती रहती है, तो उसको रोकने के लिए अपने को सर्जरी करके पेशेंट की जान बचानी पड़ती है, क्योंकि जो ब्रेन है वो एक क्लोज्ड स्पेस में है, मतलब वो बोन से सराउंडेड है, चारों तरफ ब्रेन के अपने बोन्स का एक स्कल बोलते हैं। तो अगर अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड होगा जैसे ब्लड, तो प्रेशर कुकर की तरह अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। तो अंदर का प्रेशर अगर ब्रेन पे बढ़ जाता है तो ब्रेन में चेंजेस आते हैं। शुरू में ब्रेन उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करता है, तो शुरू में ब्रेन के साथ साथ उसके ब्रेन के अराउंड एक फ्लूइड होता है जिसके थ्रू उसकी न्यूट्रिशन और ये सब मिलता रहता है, वो फ्लूइड कम हो जाता है। फिर क्या होता है कि ब्लड जो सप्लाई आ रही है वो कम हो जाती है, तो इससे थोड़ा कॉम्पनसेट कोशिश करता है ब्रेन, लेकिन एक लिमिट के बाद ये सब काम नहीं आते हैं। तो जैसे प्रेशर कुकर में तेज़ी से प्रेशर बढ़ता है, ऐसे ही ब्रेन के अंदर तेज़ी से प्रेशर बढ़ता है। अगर रिलीज़ ना किया जाए तो क्या होता है, प्रेशर कुकर जैसे फट जाता है, ऐसे ही ब्रेन का जो है सिस्टम कोलैप्स हो जाता है और पेशेंट कोमा में चला जाता है। तो ऐसे केसेस में हमको सर्जरी करके, जैसे सीटी से आप हवा निकाल देते हैं, ऐसे ही हम स्वेलिंग के लिए एक सर्जरी कर देते हैं, ब्लीडिंग रोकने के लिए एक सर्जरी कर देते हैं। तो इस तरह न्यूरोसर्जन हेड इंजरी में अपनी जान बचाए। ऐसे ही ट्यूमर्स होते हैं, ब्रेन के जो ट्यूमर्स होते हैं जो धीरे 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 बढ़ते हैं, तो कई बार आप देखते हैं बहुत बड़ा ट्यूमर लेके पेशेंट आ जाता है, बिकॉज वो ईयर्स में पैदा होता है, तो उसके लिए ब्रेन एडजस्ट कर जाता है। तो ब्रेन के अंदर इतनी प्लास्टिसिटी होती है, एडजस्टेबिलिटी होती है कि वो एडजस्ट करता है। अगर स्लो प्रोसेस है, ओवर द ईयर्स अगर हो रही है, तो वो स्लोली हो जाता है। फिर उसमें भी फिर एक लिमिट के बाद में प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है तो फिर पेशेंट को हेडेक होने लगता है, वॉमिटिंग होने लगती है, बेहोशी आने लगती है, मिर्गी ताने आने लगती है, लकवा वगैरह हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो ब्रेन की इंजरी से रिलेटेड होते हैं या ब्रेन की सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें मैं कुछ ये बताना चाहूँगा कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो अगर आपको हैं तो फिर आपको न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करना चाहिए या आपको इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए। तो हेडेक एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, अब सबको हेडेक होता है। अब कब आपको डॉक्टर के पास जाना है और कब नहीं जाना है तो आप कंफ्यूज रहते हैं। कई लोग होते हैं 2 दिन के हेडेक में भी डॉक्टर के पास आते हैं कि मेरी तो जांच करा लो। कई होते हैं कि साल भर तक हेडेक हो रहा है फिर भी जांच नहीं कराते। तो हेडेक कई तरह के बहुत सारे हेडेक्स होते हैं, उसके लिए आपको बहुत मतलब बुक्स मिल जाएंगी हेडेक्स पे, इतने सारे हेडेक्स होते हैं। तो बेसिक अगर आपको लगता है कि मेरे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया, सबसे पहले आदमी आजकल कैंसर ट्यूमर से डरता है। इतनी अवेयरनेस हो गई कि हर सिम्टम को वो रिलेट करने लगता है कि वे मेरे ट्यूमर तो नहीं है। तो अगर आपको अर्ली मॉर्निंग हेडेक होता है, जैसे आप सो गए आराम, सब कुछ ठीक था, सुबह
4 बजे, 3 बजे, 5 बजे आपको सीवियर हेडेक होता है। सीवियर हेडेक होता है, आपकी नींद खुल जाती है और आपको वॉमिटिंग हो जाती है। तो ये एक सिम्टम हो सकता है कि आपके ब्रेन प्रेशर बढ़ रहा हो और ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो ये एक अर्ली मॉर्निंग हेडेक है, आप हमेशा ध्यान रखें अर्ली मॉर्निंग। उसके अलावा जो भी हेडेक्स हो रहे हैं वो ज़्यादा रिलेटेड नहीं होते, अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स होता है क्योंकि जब आप सो जाते हो तो आपकी सांसें धीरे हो जाती है, आपकी हार्ट रेट धीरे हो जाती है, मतलब आप बहुत ही रिलैक्सेशन फेस में होते हो। तो दिन में तो क्या आपकी सांसें तेज चलती है, तो जब सांसें तेज चलती है तो आपके ब्रेन का प्रेशर उसके थ्रू कॉम्पनसेट होता है। लेकिन जब आप सो जाते हैं तो 4-5 घंटे की नींद के बाद में स्लोली जो आप कॉम्पनसेट नहीं कर पाते, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी बढ़ती है, उससे ब्रेन का प्रेशर बढ़ता है और आपको वॉमिटिंग हो जाती है। उसके अलावा अगर आपको जैसे लकवा आ रहा है, स्लोली सडनली आपके हाथ में दिक्कत आ रही है, पाँव में दिक्कत आ रही है, तो वो भी एक धीरे धीरे बढ़ते हुए ट्यूमर के सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको मिर्गी जो बोलते हैं, जिसको सीजर बोलते हैं, फिट्स बोलते हैं, अगर ताने आती है न्यू ऑनसेट, जैसे आप बचपन में कोई है, अगर कोई और वजहों से आ रही है वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप जैसे सही थे अराउंड 18 ईयर्स पे आपको एक तान आ जाती है या सीजर आ जाता है, तो आपको डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो ये मेन सिम्टम्स हैं। उसके अलावा न्यूरोसर्जन स्पाइन से भी डील करते हैं। न्यूरोसर्जन्स अगर आपको जैसे नेक पेन है, आपको बैक पेन है, नेक पेन बैक पेन एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। जैसे आप ओबेसिटी लेते हैं, वजन बढ़ना, ऐसे ही नेक पेन और बैक पेन आज की अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल की देन है। क्योंकि हम सुबह आते हैं ऑफिस में, अपन अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, सामने अपने स्क्रीन होती है, सामने अपने फ़ोन होता है, स्क्रीन से हटे फ़ोन पे लगे, फ़ोन से हटे स्क्रीन पे लगे। कब आपके दर्द हो रहा है, आपको आपकी बॉडी कह रही है कि यस आई एम फटीग्ड, लेकिन आप अपने काम में इतने मशगूल हो जाते हो कि जब वो काम ख़त्म होता है और आप जब खड़े होते हो, जब आपको लगता है ओह बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ इंजरी। तो ये भी एक छोटी छोटी क्रॉनिक चोट है जिसके द्वारा आपकी जो गर्दन की और कमर की जो नॉर्मल कर्वेचर होता है वो बदल जाता है। आपकी जो डिस्क है उस पर कंटिन्यूस प्रेशर आता है, तो वो धीरे धीरे डीजनरेट होती है, मतलब उसमें जो सूखापन आने लगता है, उनका स्पेस कम होने लगता है। उसके अलावा आपको विटामिन डी वगैरह जैसे बाहर से मिलता है धूप से, वो नहीं मिल पाता है, तो आपकी बोन्स वीक होने लगती है, बोन्स वीक हो जाती है, डिस्क वीक हो जाती है, मसल्स आप बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे मसल्स भी वीक हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वीक होने से आपको क्रॉनिक बैकएक, क्रॉनिक नेक पेन, उसके अलावा स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, आप जब खुश हैं आपको कोई दर्द नहीं हो रहा, जब आप स्ट्रेस में हैं आपको चारों तरफ दर्द ही दर्द महसूस होता है। तो बॉडी ऑल्सो रिस्पॉन्ड्स विद पेन ड्यूरिंग योर स्ट्रेस। तो कई बार स्ट्रेस में भी आपको देखेंगे एमआरआई सही आ रही है, ये भी सही आ रहा है, सब कुछ सही आ रहा है, लेकिन वो एक क्रॉनिक अंदरूनी स्ट्रेस होता है जो आदमी कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बिकॉज आजकल अपन सोशल मीडिया के जो रिएक्शंस है उसी पे अपन खुश होते हैं। अपन खुद भी एक्सप्रेशन देना भूल चुके हैं। मतलब अगर आपको किसी अपने फ्रेंड से बात करनी होगी तो मुझे नहीं लगता कि आप उससे डायरेक्टली इतनी बात कर पाएंगे जितनी आप फ़ोन से बात कर सकते हैं, बिकॉज सामने के एक्सप्रेशंस कुछ नहीं मायने करते। आप सब कुछ ऑटोमेटिक, मतलब पहले से बने हुए जो हैं, सब कुछ प्री फीड इमोशंस हैं, प्री फीड एक्सप्रेशंस हैं। मतलब आपके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन है सामने वाले को वही पता चलेगा, आपने भेज दिया तो यू आर लाफिंग, यू आर क्राइंग, ये इमोजीज हैं। तो धीरे धीरे क्रॉनिक स्ट्रेस डेवलप होता है और आपको ये स्ट्रेसफुल प्रॉब्लम से हेडेक, नेक पेन, बैक पेन, तो ये पेन की प्रॉब्लम्स आ जाती है। जब बात रोल मॉडल की आती है तो ज़्यादातर लोग अपने किसी व्यक्ति का नाम लेंगे या टीचर या आसपास के लोगों का। रोल मॉडल मैंने एक्चुअल में अगर देखा है तो वो है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। वहाँ आपको एक अलग ही तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। ज़्यादातर क्या होता है कि लोग बुक्स की स्टडी पे ध्यान देंगे या आपके वर्क पे ध्यान देंगे, लेकिन होलिस्टिक डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो एज ए डॉक्टर आप सिर्फ एक क्लिनिशियन नहीं होते हो, आप एक दवाई लिखने वाले पर्सन नहीं होते हो। एज ए डॉक्टर आपको एक हॉस्पिटल भी मैनेज करना होता है, आपके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी मैनेज करना होता है। तो आपको डॉक्टरी के साथ साथ, मतलब एज ए क्लिनिशियन, एज ए डॉक्टर की तो वो तो आना ही चाहिए, प्रोफेशनल
बेसिकली जो आपने सीखा वो आना चाहिए, साथ साथ आपको मैनेजमेंट भी आना चाहिए टू हाउ टू डील विद द पीपल अराउंड। जैसे आजकल अपन सुनते हैं कि भाई डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस बढ़ गया, तो इसका एक कारण ये भी होता है कि इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है कि डॉक्टर क्या कह रहा है, पेशेंट वो समझ नहीं पा रहा है, टाइम नहीं दे पा रहा है, क्योंकि इतनी भीड़ है तो आप उसको 5 मिनट में एक पेशेंट को आप मतलब देख के भेजना चाहते हो और दूसरा देखना चाहते हो। बाहर जो पेशेंट है वो भी जल्दी से अपना नंबर चाहता है, वो ये नहीं सोच रहा है कि भाई आपका नंबर जल्दी आ रहा है इसका मतलब डॉक्टर टाइम नहीं दे रहा है। तो अगर आप बाहर बैठे हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि डॉक्टर इज़ गिविंग प्रॉपर टाइम टू ईच पेशेंट्स। ऐसा नहीं है कि खाना पूरी करके बाहर आ रहा है। तो पेशेंस लाइफ में जाता जा रहा है, भाग दौड़ की ज़िंदगी में डॉक्टर्स भी पेशेंट्स से मतलब जूझ रहे हैं, बिकॉज सो मेनी पेशेंट्स दे हैव टू सी। हमें जैसे एज ए न्यूरोसर्जन हमें ओपीडी भी देखनी पड़ती है, ऑपरेशन के लिए भी काउंसिल करना पड़ता है, ऑपरेशन भी करना पड़ता है। एक न्यूरोसर्जन को एवरेज सर्जरी 4 घंटे चलती है, अगर 2 सर्जरी 8 घंटे, उसके अलावा आप 5-6 घंटे आप ओपीडी में देंगे। तो आपकी लाइफ इस तरह बनती जाती है, रोबोटिक बनती जाती है, तो आप इमोशनलेस होने लगते हैं। तो उसका एक तरीका ये भी है कि भाई आप अपने रोल मॉडल्स की तरफ देखते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस में यही है कि लिमिटेड पेशेंट्स देखे जाएंगे, लिमिटेड पीपल एडमिट होंगे। अगर 10 बेड हैं तो 10 ही होंगे, ऐसा नहीं है कि 11 बेड लगा दिया नीचे भी है। दिस विल कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी। और पेशेंट्स को भी ऐसी जगह भीड़ के पीछे नहीं भागना चाहिए कि अगर कोई डॉक्टर 50-100 मरीज देख रहा है तो वो बेटर डॉक्टर है। वो बेटर डॉक्टर है तभी वो 100 तक पहुंचा, लेकिन क्या वो आपको जस्टिफाई कर पा रहा है, क्या आपकी ट्रीटमेंट को जस्टिफाई कर पा रहा है, वो भी आपको देखना चाहिए। तो आपको मेरे हिसाब से ऐसा डॉक्टर चुनना चाहिए जो 20 मरीज देख रहा है पर डे, एक मरीज को 15-20 मिनट आधा घंटा जो भी उसको रिक्वायरमेंट है दे रहा है। तो एज ए पर्सन वहाँ पे मैंने यही सीखा कि आपको कैसे मैनेज करना है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि आपको फैमिली को भी इक्वली टाइम देना पड़ेगा, वरना आप अपने बच्चों से कटते जाएंगे, अपनी फैमिली से कटते जाएंगे। तो रोल मॉडल से आप हमेशा सिर्फ प्रोफेशनली ना सीखें, बियॉन्ड प्रोफेशन भी आपको लाइफ कैसे जीनी है वो भी सीखें। एज ए न्यूरोसर्जन मैं एक बात सबसे कहना चाहूँगा कि कभी अपने जो कैलिबर है उसको कभी कम ना समझें। कैलिबर कौन डिसाइड करता है? कैलिबर आप खुद डिसाइड करते हो। तो मैं एक कोट से हमेशा मतलब इंस्पायर्ड रहा हूँ, वो है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप पहले से ही मन में अपने हार मान के चलेंगे तो आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको हर वक्त हर समय ये सोचना है कि मैं जीत जाऊंगा और मैं कर सकता हूँ। अगर आपने एक बुक पढ़ी होगी सीक्रेट, इट्स अ वेरी मतलब बहुत ही पॉपुलर बुक है, और इसके अंदर यही लिखा है अगर आप कुछ पाना चाहते हो, जीवन में कुछ बनना चाहते हो, तो सोते जागते उठते बैठते खाते पीते यू हैव टू ड्रीम ओनली दैट। आपको हर वक्त ये सोचना है कि मेरे को ये बनना है। तो ऐसा ही मतलब मैं किस्सा बताना चाहूँगा कि मेरे साथ भी यही हुआ कि जब मैंने MS जनरल सर्जरी पूरी की, फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर दिया जैसे सब करते हैं, और मेरा गवर्नमेंट जॉब में हो गया। गवर्नमेंट जॉब में जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि मैं अपने जो प्रोफेशन के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर और ये सारी चीज़ें इक्विप्ड थी नहीं। तो मुझे लगा कि आई हैव टू डू समथिंग एल्स। अब गवर्नमेंट सर्विस छोड़ना एक बहुत ही मुश्किल कठिन चीज़ होती है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे जब मैंने जनरल सर्जरी कर रहा था तो मुझे न्यूरो सर्जरी बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं उसके लिए एडिशनली जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस करते हैं ऐसे एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ करता था न्यूरो सर्जरी में। तो मैंने पोस्टिंग एक न्यूरो सर्जरी अपने उसमें करा ली यूनिट में, और फिर मैंने एग्ज़ाम देने शुरू किए। और तब आजकल तो क्या नीट हो गया, नेशनल जो अपना कॉमन एंट्रेंस हो गया है, तो एक ही जगह एग्ज़ाम देना होता है और सब कॉलेजेस उसमें कवर हो जाते हैं।
लेकिन हमारे टाइम एम्स का अलग एग्ज़ाम होता था, पीजीआई का अलग एग्ज़ाम होता था, एसजीपीजीआई का अलग होता था, वेल्लोर का अलग होता था, कैलकाटा का अलग होता था। तो पूरा ऑल इंडिया हमें घूमना पड़ता था एग्ज़ाम देने के लिए। तब हमें लगता था कि यार एम्स वगैरह ऐसी जगह हैं जहाँ हम जा ही नहीं सकते, हम वो मतलब हमारे लिए बने ही नहीं है। हम एक नॉर्मल पढ़ाई करेंगे और कहीं भी एक नॉर्मल जगह पे सिलेक्शन करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन मन के अंदर कहीं ना कहीं ये रहता है कि यस, आप आगे बढ़ सकते हो और आप कुछ भी कर सकते हो। तो जब मैं जोधपुर से मैंने एमएस करी तो एक छोटी जगह थी, फिर मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देने भी गया और मेरा एम्स के इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन उस समय वहाँ पे भी कई लोग ऐसे तैयारी कर रहे थे, तो इंटरव्यू में डेफिनेटली अगर जो कोई एम्स में ही काम कर रहा है तो डेफिनेटली, या जो भी जहीं पे भी काम कर रहा है उसी को सेलेक्ट करेंगे। तो मैं बहुत डिसहार्टेंड हो गया और जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे बहुत बुरा भी लगा। और एक बार ऐसे भी मन में आता है कि अपन कुछ कर नहीं सकते हैं और सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और कोई ऑप्शंस नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा जब आपके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भी आपकी मेन जो आपका कैलिबर है निकल के आता है, वरना टेस्ट ही नहीं होगा। अगर आप सब कुछ इजीली दे दिया जाएगा तो आप इजी रास्ते पे जाएंगे, तो आप आपके कैलिबर के हिसाब से नहीं पहुँचेंगे। अगर आपको एक इजी रास्ता चुनने को मिलेगा डेफिनेटली कि यार चलो अपन यहीं चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों स्ट्रेस लें ये वो। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो गए या एक ही रास्ता होगा और जहाँ आपको डाउट होगा, तो एक रास्ता होना भी सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप उसको कॉन्कर करें। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अपने पास कोई रास्ता नहीं है एंड नाउ आई हैव टू क्लियर एट एनी कॉस्ट। फिर मैंने वापस से एग्ज़ाम के लिए तैयारी करी, 1 साल बिताया और फिर वही ऑल इंडिया टूर शुरू करना ही था। फर्स्ट एग्ज़ाम एम्स का होता था और ऑल इंडिया लेवल पे सिर्फ 4 सीटें थी। और जब उनका रिज़ल्ट आया और मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस टाइम मुझे ये ध्यान आया कि मैं हमेशा यही सोचता रहा कि मुझे न्यूरोसर्जन बनना है और मुझे न्यूरोसर्जन बनना है, तो आप बन जाते हैं। और जब आपको सोचता है कि यार चलो यार अपन ये काम करते हैं कि ये अपने सिंपल नौकरी चल रही है, गवर्नमेंट की जॉब चल रही है, पूरी तनख्वाह मिल रही है और आगे प्रमोशन हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस कर लो तो मनी तो आ ही जाता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं आता। तो ट्राई व्हाट यू वांट। अगर आपका जो वर्क है वही आपकी हॉबी बन जाए तो आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाती है। अपन कहते हैं कि अपनी हॉबी होनी चाहिए, उसके लिए अलग से टाइम निकालना होता है, लेकिन अगर आपका वर्क ही आपका पैशन, वही आपकी हॉबी बन जाए तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। जो नए मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं या एमबीबीएस कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि किसी भी कोर्स को छोटा नहीं समझें और उसको शॉर्टकट में पास करने की कोशिश ना करें। आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि एमबीबीएस तो कुछ नहीं है, अपने को पीजी करनी है, सुपर स्पेशलाइजेशन करना है, तो आदमी शुरू से ही उसके पीछे चला जाता है। तो एज ए डॉक्टर आप कभी एक कंप्लीट डॉक्टर नहीं बन पाते हो। अगर आपने सपोज आपका एक पेशेंट है, उसको आप न्यूरो से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आपके अंडर एडमिट है, उसको छोटी कुछ कान की, आँख की प्रॉब्लम है, तो हर बार आप दूसरे डॉक्टर्स के तरफ देखना पड़ेगा। अगर क्योंकि आपने कभी ईएनटी में काम नहीं किया होगा, कभी ऑफ्थेल्मोलॉजी में काम नहीं किया होगा, कभी घर में जैसे आपके रिलेटिव्स आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे कि जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो अगर आपने गायनी पोस्टिंग या ऑब्स्टेट्रिक्स पोस्टिंग अटेंड नहीं करी है तो आप को इधर उधर देखना पड़ेगा और यू विल बी लाइक ए फूल। तो मैं ये कहूँगा एमबीबीएस भी बहुत ही अच्छा कोर्स है, उसको भी आप मन लगा के करें, यही चीज़ें आपको जीवन भर काम आएगी। तो यू विल बी लाइक ए कंप्लीट डॉक्टर, कंप्लीट सॉल्यूशन टू अ पेशेंट। ऐसा नहीं है कि आपने आया और पेशेंट को 4 डॉक्टर के पास भेज दिया कि मैंने अपना देख लिया है, अब उसको दिखाते रहो, तो इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। छोटी सी चीज़ के लिए आपको एक दूसरे सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है, तो वो एक मेडिकल प्रोफेशन के लिए पेशेंट के साथ भी न्याय नहीं है। तो जो भी इंस्पायरर्स हैं, नए डॉक्टर्स हैं, मैं ये कहूँगा कि आप जब भी एमबीबीएस कर रहे हैं तो उस पर पूरा ध्यान लगाएं।
जब आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं तो उसमें पूरा ध्यान लगाएं, और जब आप सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं तो उसमें पूरा ध्यान लगाएं। तो जैसे जैसे आप सुपर स्पेशलिस्ट बनते जाएंगे आपका फील्ड नैरो होता जाएगा। तो जो MBBS होता है वो सबसे ज़्यादा उसकी वास्ट फील्ड होती है, उसको सब कुछ देखना पड़ता है। एज ए सुपर स्पेशलिस्ट आप बिल्कुल छोटी चीज़ देखेंगे, लेकिन आपको दूसरी तो उसके अराउंड जो चीज़ें हैं अगर आप उसको मिस करते रहेंगे तो आपका डायग्नोसिस भी गलत हो सकता है। यू मे लैंड अप इन अ रॉन्ग सर्जरी और रॉन्ग डायग्नोसिस दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स टू द पेशेंट्स। तो मैं यही कहूँगा जो भी आप कर रहे हैं उसको पूरा करें, पूरा मन लगा के करें, उसको शॉर्टकट से बाईपास करने की कोशिश ना करें। यूथ के लिए मेरा एक ही मैसेज रहता है, जैसे कि मैंने कहा कि आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में है उसमें अच्छा करें, उसमें अपना 100% दें। अगर हर व्यक्ति अपनी जगह 100% देगा हर फील्ड में, क्योंकि क्या होता है अपन देश को लेके अपन नेगेटिव रहते हैं कि देश में करप्शन बहुत है, देश में नेता करप्ट हैं, देश में पुलिस करप्ट है, देश में डॉक्टर करप्ट है, लेकिन आते कहाँ से हैं ये आप ही में से आते हैं। एज ए यूथ अगर हर यूथ ये मान ले कि भाई मेरे को अपना काम सच्चाई से करना है, मेरे को गलत चीज़ें फॉलो नहीं करनी है, अगर हर आदमी ये सोचता है कि भाई मेरे करने से क्या होगा, यहीं पे गलत हो जाता है। क्योंकि वो हर आदमी यही सोच करके और सही नहीं कर पाता। आपके अराउंड आप गलत कर रहे हो, आपके अराउंड लोग भी गलत कर रहे हैं, तो फिर सही कैसे होगा। लेकिन आप सही करोगे तो हो सकता है साथ वाला भी सही करे और साथ वाले भी सही करें, तो अल्टीमेटली सब सही हो जाएगा। शुरुआत आपको करनी है, आपको किसी और को मतलब कोसना नहीं है, या उसको मतलब ऐसा नेगेटिव वो नहीं देना है कि उसकी वजह से खराब है। नहीं, आप अगर सही हो जाएगा, जिस दिन हर व्यक्ति ये सोच लेगा कि मैं सही हो जाऊं, तो देश डेफिनेटली नंबर 1 हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी ऑन मेरी कहानी, एंड आई वांट टू से जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हमने जाना उदयपुर के पारस हेल्थ हॉस्पिटल में बतौर सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर अजीत सिंह के अनुभवों के बारे में। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।